तुम्हारा भाई किस चक्कर में हमारा पीछा कर रहा था? तुम्हें गलतफहमी हुई होनी है। उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि हमारी निगरानी करता फिरे। मैंने अपनी आंखों से उसको रेस्टोरेंट के सामने सड़क की दूसरी जानिब गाड़ी में विराजमान देखा था। हमारी गाड़ी निकलते ही वो दूसरी जानब निकल गया। ये भी तो हो सकता है वो वहां से गुजर रहा हो। पब्लिक प्लेस है, कौन कब वहां से गुजर रहा हो हमें इससे क्या। हारिस, तुम्हें अपने भाइयों की तरफदारी करने की बड़ी ही बुरी आदत है। पिछले कई सालों से फकत तुम्हारी ही तरफदारी करता आ रहा हूँ। मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पे मेरा हक है। तुम मेरी हिमायत नहीं करोगे तो और कौन करेगा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं। ऐसी हर जगह मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, इसी तरह तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और ये जो रवैया तुम्हारे इस नकचड़े भाई ने अपनाया है, वो भूल गए हो किस कदर अकड़ है इसमें। जरूरत भी है मगर पैसे फिर भी नहीं लेगा। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी अपनी ऊंची नाक के आगे कुछ नहीं देख सकते। सासे कमतरी का शिकार इंसान। हारिस कुछ ना कह पाया। हमेशा ऐसा ही होता था। उसके ख्याल में अल्मास ताशफीन की भलाई ही तो सोच रही थी, मगर ताशफीन को ये सब कौन समझाए। हारिस की नजर में वो वाकई अकल से फारिग था। डैडी, आपका भाई। अल्मास की नजर लाउंज के बैरूनी दरवाजे पे पड़ी तो वो खुशगवार हैरत का इजहार करती हुई मुतवज्जा हुई, क्योंकि सामने उसको अपने वालिद का जो आते नजर आए थे। अभी बस जब तुम मेरे छोटे दामाद की शान में कसीदे पढ़ रही थी। क्या करूं, वो है ही इसी लायक, इसीलिए तुमने अपनी बहन की शादी उससे करवाई थी। मैं तो यही समझी थी इतने अरसे से हारिस की फर्म में काम कर रहा है, पर क्लास में उठने बैठने लगा है कि अंदर का मिडिल क्लास आदमी मर गया होगा। मगर अफसोस के मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। डैडी, आप जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या हुई है। सेठ साहिब सोफे की नरमी में खुद को दफन करते हुए सवालिया नजरों से बेटी को ही देख रहे थे। वो खुद ही जुगन की जिंदगी से निकल गया हुआ है। अगर वो ऐसा ना करता तो उसके आगे सोचकर ही मुझे खौफ आता है। ये तो जुगन संभल गई है, पर अगर ये उसके साथ थोड़ी बहुत भी अटैच हो जाती, उसकी जिंदगी अजाब बन जानी थी। अगर वो जबरदस्ती जुगन को अपने साथ ले जाता तो। वो बोलती जा रही थी और दूसरी जानब दामाद और ससुर चोर नजरों से एक दूसरे को देख कर रह गए। अगर जो वो उसको बता देते कि जुगन इस वक्त कहाँ मौजूद है, उसके आगे जो होना था उसको सोच कर ही हारिस को झुरझुरी आ गई। बातें तो होती रहेंगी, पहले डैडी के लिए रिफ्रेशमेंट मंगवाओ। डैडी, आप क्या लेंगे? काफी बनवा लो। आज सारा दिन काफी पीने का इत्तेफाक नहीं हुआ। क्या बच्चे सो गए हैं? हाँ, बच्चों की रूटीन बहुत सख्त है। 8 बजते ही मुलाजमा दोनों को सोने का बोल देती है। खुद भी उनको वक्त दिया करो। डैडी, मैं सारा दिन उन्हीं के साथ ही तो होती हूँ। आप जानते हैं रात में डिनर वगैरह की पार्टीज की वजह से मुझे बच्चों को मुलाजमा के हवाले करना पड़ता है। चलो ठीक है, काफी बेई दो, मुझे हारिस के साथ कुछ बिजनेस डिस्कस करना है। अच्छा, यानी आप मुझे बर्खास्त कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अपना मेकअप उतारना है। आज नए ब्रांड का फाउंडेशन ट्राई किया था। मुझे डर है कहीं मेरी स्किन पे एक्नी ना बना दे। डैडी, आपकी कॉफी केक के साथ भेजती हूँ। हारिस, तुम क्या लोगे? 1 गिलास पानी प्लीज। अभी भिजवाती हूँ। अपनी हील की गूंज छोड़ती वो सिटिंग रूम से निकलकर घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गई। सेठ को जब यकीन हो गया बेटी तक आवाज नहीं पहुंचेगी, तब दामाद से कहने लगे, जुगन को कोई खबर? तुम उसको छोड़कर आए थे क्या? उसके बाद कोई राब्ता हुआ? आपकी बेटी वहाँ यूं मगन है जैसे सालों से उस घर की बासी हो। आप उसके लिए परेशान ना हो। वो ताशफीन के साथ बहुत खुश है। ताशफीन का रवैया उसके साथ कैसा है? रवैया अच्छा ही है, तब ही तो जुगन फौरी वापस नहीं आई। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वो वहाँ सेटल हो जाएगी। जुगन फिर जुगन है। हारिस, मुझे अपनी दोनों बेटियां अजीज हैं, मगर जुगन मेरी वो बेटी है जिसने आज तक कभी मुझे बेजातर नहीं किया। मिलनसार, खुश मिजाज, दूसरों का ख्याल रखने वाली। इसलिए अगर ताशफीन या तुम्हारी फैमिली के किसी दूसरे फर्द ने उसको दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पहले ही तुम्हारे भाई ने जिस तरह हमें हमारे अपनों के सामने शर्मिंदा किया है, के मुताबिक जुगन का यूं खामोशी से उसके घर चले जाना बनता नहीं था। खास कर इस सूरत में जब एक दफा जाने के बाद ताशफीन साहब ने कभी पलट कर उसकी खैर खबर नहीं। अपने रवैये पे माजरत करना तो बहुत दूर की बात है। आप टेंशन मत लें, ताशफीन इतना बेवकूफ हरगिज नहीं है। मुझे यकीन है वो अपने पिछले रवैये की तलाफी कर चुका होगा। एक बात याद रखना हारिस, अल्मास लाख ताशफीन की हिमायत करती, मगर मैंने रिश्ता तुम्हारी तसल्ली देने पे किया था। हारिस सर हिलाकर रह गया। तब ही मुलाजमा ट्राली घसीटती हुई कमरे में दाखिल हुई। तुम बशारत हुसैन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो? जी, मेरा और इल्मास का मुश्तरका फैसला था। अच्छा मार्जिन नजर आ रहा था। आधे शेयर्स का सौदा हो गया है। अब बस डील पे दोनों पार्टीज के दस्तखत होने हैं। बिशारत हुसैन आजकल मीडिया में तो खूब बदनाम हो रहा है। 1-2 हफ्ते की बात है, उसके बाद कौन याद रखता है। मीडिया भी भूल भाल जाएगा। खबरें फैलाने का नया नया जुनून है। हर गली मोहल्ले से ख्वामखा की बातें निकाल निकाल कर खबरों में डाल रहे हैं। फिर भी तुम कुछ दिन बिशारत हुसैन से मुलाकात से गुरेज करो। किसी ने भी कोई शोशा छोड़ दिया, बिशारत का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर तुम्हारे बिजनेस की साख पे आंच आ सकती है, क्योंकि सारा काम ही एतबार का होता है। जी बेहतर,
आप ये केक लें। किसका मैसेज है? ताशफीन के चेहरे के तासरात ने उसको ये सवाल पूछने पे मजबूर किया था। जवाब देने के बजाय ताशफीन उसको नजरों का फोकस बनाते हुए दिलकशी से मुस्कुराया, फिर धीमे लहजे में बोलना शुरू हुआ। जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय हुआ था, उस दिन मेरे साथ एक अजीब वाकया ये हुआ कि मेरे व्हाट्सएप पे एक पैगाम मौसूल हुआ। तो उसमें अजीब क्या है? व्हाट्सएप पे तो हजारों मैसेज आते जाते हैं, खासकर जब जान पहचान वाले बड़ी तादाद में हों। एक लड़की का मैसेज था। क्या पहले कभी किसी लड़की की जानब से मैसेज नहीं मिला था? उस नवैयत का नहीं था। किस नवैयत का? जिसमें दूसरा फरीक छूटते ही इजहारे मोहब्बत कर दे। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। कैसा शक? शक यही कि हो ना हो इस सब के पीछे मेरी बीवी ही है। जुगन ने सदमे से उसको, मुझे ऐसी समझते हो? कैसी? यूं एकदम इजहारे मोहब्बत कर देने वाली। आशफीन हंसते हुए बोला, मैंने ये नहीं कहा कि मैसेज तुम करती हो, बल्कि मैंने ये कहा कि तुम्हारा हाथ है, मेरा कोई हाथ नहीं। मेरे कजन के दिल में मेरी हमदर्दी जागी। तुम्हारे कजन? ला हौला वला कुव्वत। यानी मुझे मैसेज करने वाली लड़की नहीं लड़का है? जुगन हंसती चली गई। जब मैं परेशान थी कि जाने आप कैसे होंगे, तो वो बोला, मैं पता कर लेता हूँ कैसा आदमी तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है। जिस दिन आपको मैसेज किया उसी दिन मुझे कहने लगा, बंदा खरा है, आंखें बंद करके जा, उसको किसी रोज डिनर या लंच पे बुला। क्यों? क्या उसकी पिटाई लगानी है? नहीं, उसको सामने बिठा के फूलों के हार डालने हैं कि भाई तू लड़की बनकर मेरे से पंगे ले रहा था। क्या होता जो मैं तेरे इश्क में मुब्तला हो जाता? गन्ने हंसते हुए मक्खी उड़ाई। लो भला, क्या यूं भी इश्क होता है? ना देखा ना जाना, बस 2-4 मैसेज पड़े और इश्क हो गया। मेरी भोली जोजा, आज हर दूसरा अफेयर इसी एक जरिए से वजूद में भी आता है और अपने अच्छे या बुरे अंजाम को पहुंचता है। ऐसे केस हमारे पास रोजमर्रा की रूटीन है, यानी कोई जाती तजर्बा नहीं हुआ कभी। क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि फोन पे लड़कियों की झूठी तारीफें करके उनकी तवज्जो हासिल करूँ? खुश्क इंसान। जनाब, मैं खुश्क नहीं, दूर अंदेश हूँ, प्रैक्टिकल बंदा हूँ। हाँ हाँ, ये भी बोल दो कि अपने मुंह मियां मिट्ठू हूँ। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। उसके सर के बालों के साथ खेल रही थी, तो अपना सर उसकी गोद में रखकर कभी उसका दुपट्टा अपने चेहरे पे डालता, कभी उतारता। उफ, ये मैंने बड़ी गलती कर दी। कौन सी गलती? तुम्हें हकीकत बताने वाली। ताशफीन मुस्कुराया। अच्छा हुआ बता दिया, वरना जिस दिन मुझे वक्त मिलता सबसे पहला काम इस नंबर की खोज लगाना था। जब ये खुलता कि लाइन की दूसरी जानिब साहिबा नहीं साहिब हैं, तो सच में छितर चलते। हाय जालिम, वो मेरे भाइयों जैसा कजन, उसको मत मारना, बस भूल जाओ। तुम्हारी खातर क्या क्या भूलूं और किस किस को भूल जाऊं? जुगन के हाथ थम गए। मेरी खातर क्यों? तो और किस लिए? इसलिए कि आप अच्छे इंसान हो। ना, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, खासकर जहाँ मेरे करीबी रिश्तों की बात आए। मैं इंतहाई कटर हूँ, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जुगन ने उदासी से कहा, वो जो उसके चेहरे को ही देख रहा था। से जुगन के चेहरे की उदासी देखी न गई। फौरन उठकर उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर मुझे थोड़ा सा भी समझ जाओगी तो मेरा साबका रवैया तुम्हारे लिए तकलीफदा नहीं रहेगा। जितना मैं अपने भाइयों के मामले में पॉजेसिव था, आज तुम्हारे लिए उससे दुगना ज्यादा मुहतात हूँ। बातें बनाना कोई आप जनाब से सीखे। ओ ये बात, हाँ ये बात। अब क्या मैं डायलॉग्स मारूं? तुम्हारी खातर मैं 2 पिज्जे एक साथ नहीं खा सकता हूँ, किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हरगिज नहीं कूद सकता, वगैरह वगैरह। हाँ ये ठीक है, क्योंकि 2 पिज्जे एक साथ खा लिए तो मोटापा आ जाएगा, तो आप पे बिल्कुल नहीं जचेगा। अगर अल्लाह माफी दे किसी पहाड़ी से कूदने का सोचा भी, तो आपकी मेरे हाथों खैर नहीं है। ताशफीन हंसते हुए बोला, लगता है मोहब्बत हो रही है। जुगन के दिल ने एक बीट मिस की। कैसे पता चलता है कि मोहब्बत हो रही है? ताशफीन भवें उचकाते हुए वापस लेट गया। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो खुद समझ से बाहर है। क्या हर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत मौजूद होती है, या बस दिन गुजार रहे होते हैं? जो चीज मैंने इन गली मोहल्ले के बासियों से सीखी है, उसके मुताबिक तो यही कह सकता हूँ, हाँ हर दूसरे मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत मौजूद होती। फिर कैसे पता चलता है कि मोहब्बत है? जब लाख एक दूसरे से इख्तलाफात हो, एक दूसरे के लिए दिल में गुस्सा या गम हो, फिर भी दोनों फ्रीकैन अपनी अज़वाजी जिंदगी को कायम रखने पे ना सिर्फ बजीद हों, बल्कि हर मुश्किल वक्त में एक होकर मुकाबला करें। ऐसे में अगर दो लोग मुंह से चाहे ना भी तो इजहार मोहब्बत कर रहे हों, फिर भी मोहब्बत अपनी जगह मौजूद होती है। जुगन उसकी बात में सुनते ही उसको इतने गौर से देख रही थी, वो अपनी कहकर खामोश हो गया। मगर जुगन उसकी जानिब कोई रद्द-ए-अमल ना पाकर उसकी जानिब देखा तो लब बेख्तियार मुस्कुरा उठे। वो टिटकी बांधे उसी को देख रही थी। अगर खादम को हिफज कर लिया हो तो कुछ अर्ज करूं? जुगन की आंखों के ऐन सामने हाथ लहराया। हैं? क्या बोला? अगले चंद दिन मेरा काम बढ़ने वाला है, हो सकता है घर ना आ पाऊं। क्यों? एक केस पे काम करना है। क्या केस खतरनाक है? नहीं, कुछ खास नहीं। फिर घर न आना क्यों मुश्किल होगा? मसरूफियत की बिना पर। और अगर मैं ये मुतालबा करूं कि जो मर्जी हो जाए, शिफ्ट के खत्म होते ही सीधे घर आना है, फिर साबित हो जाएगा कि एक पुलिस की बीवी हो। बात को हंसी में मत उड़ाएं। मेरी इतनी जुर्रत?
वो मुंह बसोरते हुए बोली, और कितने दिन लगेंगे? कम से कम 1 हफ्ता, अगर ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। 1 हफ्ता? तौबा या अल्लाह, इतना ज्यादा वक्त? पुलिस वालों की नौकरी तो बड़ी मुश्किल है। मुझे तो लगता था यूं ही 12 बजे वर्दियां पहनकर थाने रिश्वत इकट्ठी करने पहुंच जाते हैं। रिश्वतखोरों से मुझे सख्त नफरत है। रिश्वत लेने वाले अगर बुरे हैं तो उनका भी करो ना, जो हमारे पास आकर ब्रीफकेस और पैकेट फेंकते हैं। ऐसे ऐसे मुतालबात लेकर आते हैं कि जी करता है बंदा चमाट मारकर बतीसी निकाल कर हाथ पे रखे। और ये सब बदमाशी पैसे के जोर पे करते हैं। जैसे किसी गाने के बोल हैं, पैसा फेंक तमाशा दे। किसी हद तक सच है। पुलिस को बुरा कहना आसान है। माशरे के अफराद का किरदार ही आपके अदारों पे असरअंदाज होता है। हमारे थाने में एक सिपाही है, मोहम्मद उमैर, 3 बच्चों का बाप है। जिस घर में वो रहता है वो सिर्फ एक कमरे पे मुश्तमिल है, और उस एक कमरे का 1 महीने का किराया 3,000 रुपया है। इसके अलावा राशन पानी, बिजली, गैस का बिल, ऊपर से उसके वालिद फालिज के मरीज हैं, 6-7 हजार उनकी अदवायात का खर्चा। उमैर इतना मजबूर है, अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाता। तो शुक्र है गवर्नमेंट स्कूलों में सहूलियात मुहैया की गई हैं, जिससे गरीब आदमी का गम कुछ कम हुआ है। मगर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब मोहम्मद उमैर के घर में फाके नाचते हैं। इस सूरत में वो रिश्वत ना ले तो क्या करे? मजबूरी की हालत में मुर्दा भी हलाल होता है। आप इंसानों का मियारी जिंदगी बुलंद करें, पढ़ाई में खुद ब खुद कमी आ जाएगी। जब बुनियादी सहूलतों के लिए दर बदर धक्के खाने पड़े तो क्या असूल और क्या इंसानियत है? सिपाही लेवल के आदमी को रिश्वत लेने पर बुरा नहीं कहता, और अफसरान की इस गलती को फरामोश नहीं करता। असल माल वो खाते हैं, सिपाहियों के पास तो क्रम्स बचते हैं। असल माल तो ऊपर हड़प किया जाता है, जहाँ वजीर, MP, MNA अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। साफ धमकी ये है कि काम करो वरना किसी भी दूर दराज इलाके में तबादले के लिए तैयार हो जाओ। मैं समझता हूँ ये सबसे कम नुकसान वाली धमकी है, वरना तो जान और माल का खतरा होता है आपको। इसीलिए माजी में धमकियों भरी कॉल्स मसूल होती रही हैं। वो लापरवाही से हंसा। मुझे आज सुबह भी एक कॉल आई थी। किसकी? शारत हुसैन के करिंदे की। जुगन की आंखें फट पड़ी, जल्दी से पूछा, क्या कह रहा था? मैं कहती हूँ ये जॉब छोड़ दो। मुझे अल्लाह माफी दे, बड़ी जवानी में बेवा होने का रत्ती बराबर शौक नहीं। सुन रहे हो, कल दिन चढ़ते ही इस्तीफा पेश करो। हम रहे ऐसी खिदमत खल्क से? उस आदमी ने पहले ही तुम पे कातलाना हमला करवाया है। अच्छा, वो कब? क्या मतलब कब? तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हारी गाड़ी पे पूरा राकड़ दागा गया था। अच्छा वो? हाँ वो। और तुम किस कदर बेहिस इंसान हो, कितने आराम से बोल रहे हो। अच्छा वो? अब लोगों की यहाँ जान पे बनी हुई थी। यूं महसूस हुआ जैसे सुबह के वक्त ही शाम का अंधेरा छा गया हो। ताशफीन ने उसकी दोनों कलाइयां थामकर एक झटके से अपनी जानब खींचा था। जुगन धड़ाम से उसके सीने पे गिरी थी। मुंह खोलकर हैरत और नाराजगी से ताशफीन को देखा। अब बोलो, क्या कह रही थी? वहाँ दूर से आवाज ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए करीब किया ताकि सिग्नल पूरे आए। तो क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी। हो गई बोलती बंद? यार तुम्हारी स्पीड, और ऊपर से कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं आता। कॉलर ने क्या कहा था? कह रहा था ताशफीन साहब किसी दिन अपनी खिदमत का मौका दें, हम आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा अपनी बीवी से पूछकर बताऊंगा, उसके मशवरे के बगैर मैं कोई काम नहीं कर। जुगन ने उसके सीने पे एक हाथ मारा। जानती हूँ उसने ये नहीं कहा होगा। झूठ बोल रहे हो। अल्लाह की कसम, जो बाद में कहा वो सच है, वो भी झूठ है। मेरा मशवरा तो यही है, जॉब बदल लो। मगर मेरी सुनता कौन है? लोग अपने महबूब से चांद तारे तोड़ लाने की ख्वाहिश करते हैं। तुम चाहती हो मैं बीवी की खातिर बेरोजगार हो जाऊं? तोबा तोबा, क्या चाहती हो? एक नंबर के ड्रामेबाज हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इसलिए संजीदा होकर मेरी बात गौर से सुने। जी बेगम साहबा, जैसा आप चाहें। खादम के लिए और कोई हुक्म? एक दफा फारस को कॉल करके पूछ लें। अब वो लोग खैरियत से पहुँच गए। धत तेरी, मैं कब से बातों में लगा रहा हूँ, अगर तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है, यानी मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने अपना कीमती वक्त तुम्हारे लिए बर्बाद किया। अच्छा था आज जो फाइल साथ कर लाया था, छत पे बैटरी की रोशनी में बैठ कर पढ़ता, तुम्हें हाथ वाला पंखा देकर अपने पास खड़ा करता। जब तक काम करता रहूं, खड़ी पंखा जलाती रहो, तब तुम्हारी तवज्जो का मरकज फकत मेरी जात हो। है क्या बोल रहे हो? मैंने कब तुम्हें इग्नोर किया? उससे पहले कि वो जवाब देता, उसका फोन बजने लगा। बाजू लंबा करके बेड पे पड़ा, अपना फोन पकड़ते ही कॉल ऑन करके सेल कान से लगाया। जी असद साहब फरमाइए। पूरे 2 मिनट तक हूँ के दरमियान दूसरी जानब से बोलने वाले को सुनता रहा। नजरें जुगन पे थीं, और वो जो चाह रही थी कि सुने असद ने क्या कहने के लिए कॉल की है। अब ताशफीन की नजरें उसके गालों से धुआं निकाल रही थी। ताकर उसने अपने हाथ ताशफीन की आंखों पे रख दिए। वो मुस्कुराया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आंखों से हटाकर सीने पे रख लिया। अपना हाथ भी वहीं रखा।
آپ اس کو کل کسی جگہ پہ بلائیں، میں ذاتی طور پر مل کر اس کی ہر طرح سے تسلی کروں گا۔ ہمیں گواہ چاہیے ہیں اسد صاحب، اور وہ بھی کسی قیمت پہ نکالنے پڑے۔ میں ہر حد تک جانے کو تیار ہوں۔ ابھی آپ بھی آرام کریں، انشاءاللہ کل اس مشن کی پہلی اینٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ جیسے ہی مطلوبہ مقام پہ پہنچا، اس نے گاڑی کا انجن بند کیا اور گلی کا جائزہ لیا۔ لوگوں کی آمد و رفت تو تھی، مگر جس گھر میں اس کو جانا تھا اس کے در و دیوار سے عجیب سی حسرت اور مایوسی چھلک رہی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا، فوراً گاڑی میں سے نکل کر آیا اور دروازے پہ دستک دی۔ 3 دفعہ دستک دینے کے بعد کہیں دوسری جانب سے آواز موصول ہوئی، دیکھیے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، لہٰذا یہاں آواز مت لگائیں۔ حمید صاحب، میرا نام ایس وی تاشفین اسرار ہے، جناب آپ سے ملاقات کی خواہش لے کر آیا ہوں، اگر مہربانی فرما کر تھوڑا سا وقت عنائی کر دیں۔ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر آواز آئی، حمید تو کب کا ختم ہو گیا اور اپنی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہے، تم واپس چلے جاؤ بھائی، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تاشفین کے دل کو کچھ ہوا، نہ جانے یہ انسان کتنے مشکل حالات کا شکار ہوا ہے۔ میر صاحب، مجھے شاہ رخ کے کیس کے سلسلے میں بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھول کر بات کرنے کا موقع تو دیں۔ میرے پاس اب کوئی پیسہ نہیں بچا کسی پولیس والے کی جیب بھرنے کے لیے، میرے پاس چڑکیاں کھانے کی سکت بچی ہے۔ میں اپنا کیس اپنے اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، مجھے اس ملک کے قانون نے کچھ نہیں دیا سوائے ذلالت اور رسوائی کے۔ تم بھی اپنا وقت برباد مت کرو بیٹا، جاؤ اپنی زندگی جیو، جو لوگ درگور ہو چکے ہیں ان پہ فاتحہ پڑھو اور آگے بڑھ جاؤ۔ میر صاحب، خدا را دروازہ تو کھولے، مجھے آپ سے تنہائی میں ضروری بات کرنی ہے جو میں یوں اس طرح نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پلیز میرا اعتبار کریں۔ دروازے کی دوسری جانب خاموشی چھا گئی، لاک کھلنے کی آواز آئی اور کچھ پل بعد دروازہ ہلکا سا واہ ہوا۔ چند سیکنڈ انتظار کے بعد جب کوئی کسی باہر نہ جھانکا تو تاشفین نے دروازہ تھوڑا سا اور کھولا اور اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ اپنے پیچھے پھر سے بند کر دیا۔ اس کے سامنے بڑی اونچے لمبے اور انتہا کے دبلے پتلے شخص، یقیناً حمید صاحب ہی تھے، پھر بھی اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے تصدیق کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، میں تاشفین ہوں اور آپ؟ ان بزرگ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہ رخ کا والد ہوں، حمید نیازی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی حمید صاحب، اور میں یوں اچانک آ کر آپ کو بے آرام کرنے پہ معذرت چاہتا ہوں، مگر میرا آپ سے ملنا بہت ضروری تھا۔ تاشفین صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کسی نیک نیتی سے میرے گھر پہ آئے ہیں یا میری بے بسی کا مذاق اڑانے کو دشمنوں نے ایک نیا حربہ اپنایا ہے؟ جو بھی ہو، اس وقت آپ میرے مہمان ہیں، آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میری بیوی اندر اکیلی ہے، اس کو زیادہ دور اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہائی سے وہ پینک کرنے لگتی ہے۔ تبھی اندر ایک کمرے سے آواز ابھری، شاہ رخ کے ابا کہاں گئے ہو؟ کیا مجھے چھوڑ گئے ہو؟ اس گھر میں بھوت بستے ہیں، بھوت کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، ہر رات وہ بھوت روتا ہے، مجھ سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ حمید صاحب نے دکھی نظروں سے تاشفین کو دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ تاشفین جھکی نظروں سمیت ان کے پیچھے چل پڑا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھی، چیزیں بکھری ہوئی تھی، نیچے پہ گرد چمک رہی تھی، اور اس حبس زدہ کمرے میں موجود بستر پہ بیٹھی سفید بالوں والی خاتون، جس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ دکھ تحریر تھا جس کو پڑھنے کے لیے غور کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ دکھ خود بولتا تھا۔ بلکیس، یہ ایس پی تاشفین ہے، ہم سے ملنے آئے ہیں۔ اچھا، ہم سے کیوں ملنا تھا؟ پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب تو 2 وقت کی روٹی بھی دکان کے کرائے سے چل رہی ہے، پولیس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، جاؤ کوئی اور گھر ڈھونڈو۔ السلام علیکم ماں جی، میں پیسے لینے نہیں آیا ہوں۔ وہ خاتون آنکھ جھپکے بغیر اس کو دیکھے گئی، پھر بولی، ہو تو پولیس والے، پر تمہاری زبان میں کس قدر مٹھاس، ایک دفعہ پھر بولو۔ ماں جی، آپ کہیں گی تو سارا دن آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہوں گا۔ کیس بیگم کے ساتھ ساتھ حمید صاحب نے بھی حیرت و تعجب سے اس کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ انسان کی زبان میں اس کی تعلیم و تربیت اور اخلاق بولتا ہے، تمہاری زبان بہت پیاری، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ادھر بہت گند ہے، تمہیں اچھا نہیں لگے گا، بڑی گرد ہے، جانتے ہو ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نہیں جاتی تھی، یہ تمہارا انکل مجھے زبردستی لے گیا، کہتا ہے تم چلی بھی گئی تو میں بالکل تنہا ہو جاؤں گا، حالانکہ میں اس کے کسی کام نہیں ہوں، کھانا یہ بناتا ہے، صفائی یہ کرتا ہے، میں مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑی یہ بیڈ توڑ رہی ہوں، جب تک بلاوا نہ آ جائے، کوئی جائے بھی تو کہاں جائے، تم بیٹھ جاؤ۔ میں بتا رہی تھی، ڈاکٹر سے واپسی پہ ایک جلوس ہے، نوجوان لڑکے، بچے، بوڑھے قومی پرچم اٹھائے، نعرے لگاتے، شوق دنوں پہ ناچتے، خوشی منا رہے تھے۔ مجھے بڑا تعجب آیا، آخر یہ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ میرے ساتھ کھڑی عورت بولی، پاکستان کی آزادی کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا پاکستان آزاد ہے؟ وہ عورت بولی، ہاں، 1947 سے آزاد ہی ہے۔ میں نے کہا نا، تمہیں دھوکا ہوا ہے، اور اسی دھوکے میں ہم نے اپنی ساری زندگی گزار دی کہ ہم آزاد کو، اور یہ ایک اسلامی سلطنت ہے، پر جب کڑا وقت پڑا نا تو معلوم ہوا ہم آج بھی غلام ہیں، زمینی خداؤں کے رحم و کرم پہ بے بس غلام۔ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لی، پر
मेरे बेटे के कत्ल की FIR तक दर्ज ना हो पाई। तुम कहीं उस गुंडे के आदमी तो नहीं के कहने पे हमारी मुखबरी करने आए होगे? अगर उसको बता दो एक दिन मजलूम का भी आए, क्योंकि उस दिन का वादा किया गया हुआ है। आज कानून को खरीद कर क्या समझता है? तो अल्लाह के यहाँ भी पैसा लगा लेगा। आज उसका है, कल मेरा होगा। मेरा बच्चा अभी जवान हुआ, के ख्वाब बहुत बुलंद थे। जाते वक्त बाप से जेब खर्च लेते हुए उसको शर्म आती थी। वो कहा करता था, मम्मी मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा उठाना चाहता हूँ ताकि अब्बा पे ज्यादा बोझ न पड़े। मेरे इतने बुलंद सोच वाले बेटे को जालिम ने गोली मार दी। गोली मेरे शाहरुख को नहीं लगी बेटे, गोली मेरे सीने पे लगी। मेरा दिल चीर गई है। रात मेरे जिगर से खून रस, जिस्म बेजान हो गया। अगर लाश दफनाई नहीं जा सकती क्योंकि अभी हुक्म नहीं हुआ, और हमने अपने लखते जिगर को मनो मिट्टी तले दबा दिया। अभी तुमने कोई अपना खोया है, अभी किसी की कब्र में उतारा है? जानते हो ये कितना बड़ा गम है जब माँ बाप को जवान औलाद की लाश उठानी पड़ जाए। वो सिर्फ अपनी औलाद को ही नहीं दफना कर आते बल्कि खुद को भी मुदफन कराते हैं। कभी सोचा है हम एक घड़े में लिपटे हैं और हमारे ऊपर मिट्टी डाली जाए, कोई रोशनदान ना कोई खिड़की, यहाँ से रोशनी आ सके या ताज़ा हवा आ सके। मैं इस कमरे को अपनी कब्र समझती हूँ और इस कमरे में उस दिन से खुद को कैद किया हुआ है जिस दिन मुझ पे आश्कार हुआ था कि इस मुल्क में अपने बेटे के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सकूंगी। बेटा, ना सिर्फ मैंने बेटा खोया बल्कि माशरे में अपनी साख भी खोई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत की निशानी है, हर झूठे को सच्चा जाना जाएगा, हर सच्चे को झूठा। ये बात बिल्कुल सच है, पत्थर पे लकीर है। कसूरवार को देखकर लोगों ने इज्जत और ताजीम से नवाजा, उठकर अपनी कुर्सी पेश की और मजलूमों को धक्कों और धमकियों से नवाजा। इस वक्त सिर्फ एक कप चाय से ही आपकी तवज्जो कर सकता हूँ। अमीर साहब ने उसके सामने एक छोटा सा स्टूल सेट करके उस पे चाय और साथ में बिस्किट रखे। अरे जनाब, इसकी हरगिज जरूरत नहीं थी, आपने क्यों तकल्लुफ किया? वो सख्त शर्मिंदा नजर आ रहा था। अमीर साहब बोले, अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि एक कप चाय बनाने से थक जाऊं। मेरी बीवी ने बोल बोल कर आपको बोर किया होगा। आप बताइए किस सिलसिले में हमारे घर आना हो? ताशफीन ने कप उठाकर एक सिप भरा और कप वापस रखते हुए बोला, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ थाने चलकर अपने बेटे की FIR जमा करवाएं। सारी कार्रवाई मुकम्मल है, आपको बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। दोनों मियाँ बीवी उसका मुंह देखने लगे। हमारे साथ मजाक मत करो, फिर जिंदगी में कभी इतना बेहुदा मजाक करूं? रोजे हशर अल्लाह पाक मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना करे। मैं संजीदा हूँ। अनम ने मुझसे राब्ता करके मदद मांगी है और आज आप लोगों से मिलने के बाद इस फैसले पे पहुंचा हूँ, अब इंसाफ के लिए जंग होगी और पूरी आबोताब के साथ लड़ी जाएगी। इंशाल्लाह आपके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। अमीर साहब ने अपने दामन से आंसू साफ करते हुए रंधी हुई आवाज में कहा, हमारे पास सबूत ही नहीं बचा। सबूत के बगैर FIR दर्ज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैंने गवाहान का इंतजाम कर लिया है। मैं अपने बेटे का सच्चा केस झूठी गवाही पे नहीं लड़ूंगा। गवाह सच्चे हैं, एक नहीं 3 अदद। मैं जान सकता हूँ किसके दिल में रहम आया है, जबकि जब मेरे बेटे को गोली लगी वहाँ पे उसके बॉस के खास बंदे के अलावा और कोई मौजूद न था। बिशारत हुसैन के पुराने बॉडीगार्ड से राब्ता बहाल किया है, जिसको टांग पे गोली लगने के बाद नकारा हो जाने पर बिशारत ने नौकरी से निकाल दिया था। वो पिछले कई साल से बुरे हालात का शिकार है और उस वाकया का गवाह है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी की खिदमत हासिल की गई थी, मगर अब वो बिशारत हुसैन के खिलाफ जुबान खोल रहा है। उसके अलावा 2 लड़के वो हैं जो शाहरुख के साथ काम करते रहे हैं। आपको सिर्फ आज चंद मिनट के लिए थाने जाकर कागजी कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी। आगे हम जाने, हमारा काम जाने। हम कैसे यकीन कर लें? हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। हम तुम्हारे साथ जाएं और तुम हम माई बूढ़े की गर्दन दबाकर किस्सा ही तमाम कर दो। अमीर साहब ने कहा तो उनकी बीवी अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए बोला, अमीर तुमने सुना नहीं, इस बच्चे ने अपनी अनम का नाम लिया है। मैं उसका यकीन करके उसके साथ जाना चाहती। हमारे पास पहले ही कुछ खोने को तो बचा ही नहीं। अगर ये कुछ कर सकता है तो मुझे बात माननी है। देरे में तो पहले ही बैठे हैं, डर किस बात का? आधे घंटे बाद थाने में FIR दर्ज हो चुकी थी।